ठीक है, ये तो देख लिया था हमने। एसएसडी बता दी थी। ये तुम्हारी एसएसडी होती है, जैसे तुम्हारी सेम ये होता है वैसे ही तुम्हारी एसएसडी भी होती है। नैंड फ्लैश मेमोरी होती है जिसमें तुम्हारा डेटा सेव होता है। ये सारे कंट्रोलर जो होते हैं, हाँ उसमें पल्स के फॉर्म में होता है। ये डी रैम है। ठीक है, इसमें वोलेटाइल मेमोरी दैट प्रोवाइड फास्टर रीड। तो तुम्हारा जो डेटा ऑपरेटिंग सिस्टम से हम रीड और राइट करवाते हैं ना डिस्क के अंदर, एसएसडी के अंदर, वो ये चिप करती है, डी रैम। और एक होस्ट इंटरफेस। तो ऑपरेटिंग सिस्टम से इंफॉर्मेशन मिलती है, फिर वो 2 के 3 के पास जाता है, फिर 1 के पास जाता है, सारा डेटा एक्सट्रैक्ट करके फिर ऐसे घूमता घूमता तुम्हारे पास सारा डेटा लेके आता है। ठीक है। अब बूटिंग ऑर्डर समझते हैं। हाँ, नहीं ये एक तरीके से ऐसे करता है जैसे तुम्हारा ना बस सिस्टम होता है इंटीग्रेटेड सर्किट के अंदर। तो जाली का दरवाजा देखा है? हाँ, बॉक्सेस में तुम्हारे पल्स सेव होते हैं। ठीक है, तो तुम्हारा कोई पीडीएफ है तो उसमें 2 3 ब्लॉक लिए हुए हैं, तो यहीं से वो इंटीग्रेट सर्किट होता हुआ बाहर निकलता है। तो ऐसे ही ये ऐसी जाली की टाइप कई 50 60 मंजिलें होती है, ऊपर और साइड में, नीचे, सब जगह। हाँ मतलब हम माइक्रोस्कोप से देखोगे ना, साइंटिफिक माइक्रोस्कोप से, नॉर्मल माइक्रोस्कोप जो आता है तुम्हारा जो इसका बैक्टीरिया देखते हो, उससे भी एक अलग आता है साइंटिफिक माइक्रोस्कोप। उससे ये जाली जाली में दिखते हैं एकदम, छोटे छोटे छोटे। वहां तुम्हारा क्या होता है, एक पल्स का फॉर्म होता है, इस तरह से डेटा रिटेन होता है। इसकी मेमोरी को ईसीसी और कुछ कुछ कहते हैं, लॉजिक गेट। तो तुम्हारा जो इलेक्ट्रिक पल्स होता है वो इस ब्लॉक में सेव होता है और उसको बाहर जाने नहीं देता। लेकिन एसएसडी तुम्हारे लॉन्ग टर्म नहीं चलती। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब बहुत टाइम हो गया यूज नहीं करी है, तो ये पल्स की बैटरी खत्म हो जाती है और चले जाता है। तो जब हम डेटा निकालते हैं तो करंट के फॉर्म में आता है एसएसडी में। तो सबसे ज्यादा जो तुम्हारे डेटा सेंटर में यूज होता है वो एचडीडी यूज होती है, जो 10 साल या 20 साल तक चल सकती है। और एसएसडी की लाइफ स्पैन 5 साल होती है ज्यादा ज्यादा। उससे भी कम या फिर ज्यादा हो जाती है तो कई बार उसके अंदर रिटेनिंग पावर बढ़ाई जाती है। और एक और होती है एसएसडी की एक्सपायरी डेशन की, 7,000 बार राइट के बाद ये खत्म हो जाती है। 7,000 राइट मतलब कि कितनी बार फॉर्मेट करने के बाद उसका राइट किया है पूरा पूरा डेटा, तो 7,000 बार ही कर सकते हो, उसके बाद ये डेड हो जाती है। तो कभी कभी सुनते हो ना, चलते चलते तुम्हारी पूरी की पूरी ये खत्म हो जाती है, वो इसी वजह से होती है तुम्हारी एसएसडी, इसलिए थोड़ी कॉम्प्लिकेट है। पल्स ही उड़ गया तो पल्स से डेटा कैसे निकालो? ठीक है, अब बूटिंग ऑर्डर की तरफ चलते हैं। अब जैसे तुम्हारा कंप्यूटर ऑन होता है, सबसे पहले क्या स्टार्ट होता है? ठीक है, बायोस से पहले बोलूँ तो वो तो बैटरी हो गई ना। तुम्हारा पोस्ट होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ठीक है, बायोस से बाद भी काम करता है, बायोस से पहले भी काम करता है। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट का काम क्या होता है, कंप्यूटर में जितने भी डेडिकेटेड डिवाइसेस लगाए हुए, माउस, कीबोर्ड, रैम, सीपीयू, हार्ड डिस्क, स्क्रीन, सब कुछ, उनको एक बार चेक कर लेता है एकदम फंक्शनल है या नहीं है। ठीक है, तो पावर ऑन सेल्फ टेस्ट पोस्ट कहते हैं इसको। फिर उसके बाद आता है तुम्हारा बायोस। और अगर तुम नए वाले पीसी में कहो तो यूईएफआई। अब ये यूईएफआई क्या है? यूनिफाइड एक्सटेंडर फर्मवेयर इंटरफेस, अ मॉडर्न फर्मवेयर इंटरफेस दैट रिप्लेस द ट्रेडिशनल बायोस। नहीं तो सही चल रहा है नेटवर्क इशू। मेरी स्क्रीन विजिबल है? हेलो? यस सर है। ठीक है। उसके बाद क्या चलता है तुम्हारा,
एमबीआर और जीपीटी। अब ये एमबीआर और जीपीटी क्या है? मास्टर बूट रिकॉर्ड, ये एक तरीके से तुम्हारा है ना, जो डिस्क होती है उसमें, जो डिस्क होती है, तो डिस्क के अंदर तुम्हारा ऑपरेटिंग सिस्टम किधर रहेगा? जब डिस्क घूमेगी तो उसका एक डेडिकेटेड जगह होनी चाहिए जहां उसका ऑपरेटिंग सिस्टम रीड हो जाए जल्दी से। तो कंप्यूटर स्टार्ट होगा, ये समझे ना कि तुम्हारे पीडीएफ पहले रीड होगी फिर ऑपरेटिंग सिस्टम रीड होगा। तो ये एमबीआर और जीपीटी का कॉन्सेप्ट होता है तुम्हारा। तो इसके अंदर एमबीआर में 4 पार्टीशन बनते हैं, हमेशा याद रखना। 4 पार्टीशन बनते हैं। और जीपीटी में 128 पार्टीशन। ठीक है। फिर इसके बाद तुम्हारा स्टार्ट होता है ओएस। इसी के साथ कर्नल, इसी के साथ फाइल सिस्टम भी ऑन हो जाता है तुम्हारा। और फिर विंडो बूट हो जाती है तुम्हारी। ठीक है। ये तुम्हारा इस तरह का ट्रेडिशनल मेथड होता है रन करने का, कि भैया ऑन हुआ पोस्ट बायोस एमबीआर ओएस, फिर ऐसे ऐसे तुम्हारा रन करता है। ठीक है। आगे पीछे एक दो प्रोसेस हो सकता है, ठीक है, लेकिन चलने का कंप्यूटर यही होता है। सर कर्नल फाइल सिस्टम, फाइल सिस्टम के बाद और विंडो तो बूट हो जाएगी। ठीक है। अब एमबीआर में 4 पार्टीशन बनते हैं, प्राइमरी पार्टीशन, बाकी सेकेंडरी पार्टीशन होते हैं। इसमें 128 प्राइमरी पार्टीशन होते हैं। ठीक है। उसमें से एक पार्टीशन, तो जैसे अभी मान लो ये जीपीटी है, तो डिस्क मैनेजमेंट पे जाओगे, मेरी सी ड्राइव है, इसके ऊपर करूंगा, प्रॉपर्टीज करूंगा, गाइडेड पार्टीशन जीपीटी है अभी मेरी। ठीक है। इसमें मैं 128 पार्टीशन और बांट सकता हूँ। लेकिन अगर ये एमबीआर होती तो 1 2 3 या 4 और पार्टीशन नहीं बांट सकता था, बस इतना ही होता। बाकी बनते पर वो सेकेंडरी पार्टीशन होते, बूट पार्टीशन नहीं कहलाते ये कभी भी। ठीक है। आगे चलते हैं इसमें। अब मान लो जब तुम वो रूफस यूज किया कभी? रूफस रूफस करेक्ट, समझ गए। वो अपने आप ही बना देता है तुम्हारा। ये देखो, रूफस यूज करते हो ना, तो यहाँ से तुम डिवाइस आ जाता है। यहाँ से तुम अपना सेलेक्ट कर लेते हो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है। यहाँ से पार्टीशन स्कीमा होता है एमबीआर जीपीटी। अभी मेरे में कोई फाइल पड़ी नहीं है, इसको लेगा नहीं, लेगा नहीं इसको। ठीक है। एडीएक्स फाइल है, अभी मेरे में कोई बूट फाइल पड़ी नहीं। अगर इसको पड़ी होती तो यहाँ ये पार्टीशन स्कीमा पूछता है, एमबीआर में करनी जीपीटी में करनी है। जो नए वाला आपका एसूस के लैपटॉप है, ये यूईएफआई है, तो इसमें जीपीटी चलता है हमेशा, याद रखना। तो तुम्हारा जीपीटी के अंदर नहीं यूज करते तुम ड्यूल बूट कंप्यूटर? तो ड्यूल बूट में कैसे काम होता है, ऐसे ही काम होता है तुम्हारा। ठीक है। और यहाँ से फाइल सिस्टम भी डाल सकते हो। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हमने एक डिस्क है, एक टीबी की, इसमें मल्टी बूट डाल दिया है। ठीक है। हमने विंडो मशीन डाल दी है, सी ड्राइव बना दी है, विंडो की खुद की कर्नल फाइल और खुद की फाइल सिस्टम। ठीक है। और इसके अंदर हमने एक डी ड्राइव बना दी है। विंडो को हमने दे दिए 500 जीबी, और नहीं, हमने विंडो को दे दिए 250 जीबी। विंडो को 250 जीबी दे दिया। ठीक है। इसकी डी ड्राइव को भी हमने दे दिया है 50 जीबी। 300 जीबी हो गया। फिर हमने डाली काली लिनक्स। काली लिनक्स का खुद का कर्नल,
काली लिस्ट का खुद का फाइल सिस्टम, काली लिस्ट को दे दिया हमने 250 GB, और इसके अंदर एक एल ड्राइव बना दिए काली लिस्ट की फाइल सिस्टम की, जिसको भी हमने दे दिए 250 GB। ठीक है, फिर हमने रेड हैट डाली। ठीक है, अब रेड हैट डालते समय हमने उसका खुद का कर्नल, उसका खुद का फाइल सिस्टम, रेड हैट के दो पार्टीशन बनाए, एम पार्टीशन और जे पार्टीशन। रेड हैट को दी 100 GB और इसको दी 50, दोनों को 50-50 GB। हो गया पूरा 1 TB। 250 प्लस 250 500, 250 प्लस 50 300, 100, 100 और प्लस 50 प्लस 100, हो गए पूरे 1 TB हो गया पूरा। अब मान लो मैंने कंप्यूटर ऑन किया, कंप्यूटर ऑन हुआ, पोस्ट चला, पूरी पार्टीशन टेबल जीपीटी में बनी हुई है। पोस्ट होने के बाद तुम्हारा बायो यूएफआई चला। ठीक है, यूएफआई के बाद भाई तुम्हारा ओएस या फिर वो चला, जीपीटी चला। अब जीपीटी के बाद वो कौन सी फाइल को रन करेगा, रेडिट को रन करेगा, विंडो को रन करेगा, या काली लिस्ट को रन करेगा, किसको रन करेगा बताओ भाई। ऑनलाइन है, नहीं डिस्क्लेमर तो देता है वो कि भैया आपको विंडो चलानी है, रेडिट चलानी है, या काली चलानी है। एक टाइम पे एक चलाओगे सारी रिसोर्स उसको मिलेगी। अगर 16 GB रैम है तो अगर अभी आप रन टाइम में रेडिट चलाओगे तो 16 GB पूरी इसको मिलेगी। फिर बंद करके कंप्यूटर विंडो चलाओगे तो विंडो पूरी 16 मिलेगी। बात ये है कि तीनों के खुद के कर्नल हैं, ठीक है, जो कि लड़ रहे हैं। जैसे सिस्टम ऑन करके लड़ेंगे कि भैया मैं पहले इनको सबको सीक्वेंस में क्या चीज रखता है। काली लिनक्स डाली है सबने ऑनलाइन, आईएसओ फाइल डाउनलोड करी है या फिर वर्चुअल मशीन वाली, आईएसओ वाली डाली होगी, डाली कभी। वर्चुअल वाली अलग होती है ना। देखो एक होती है, इस पे जाओ, एक होती है वर्चुअल मशीन वाली। मैं कह रहा हूँ इंस्टॉलर इमेज, जो डॉट आईएसओ लिखा होता है। कभी डाली है किसी ने, उत्तर साक्षी सुजल, मेल में भी डाल दो, नहीं तो इसमें भी डाल सकते हो वर्चुअल में। कभी डाली होगी ना, तो उसी के जब सेटअप करते हो तो सेटअप के टाइम पे एक चीज आती है जो इन तीनों चीजों को मैनेज करने के लिए बनाई जाती है, जिसको कहते हैं ग्रब बूट लोडर। ये कभी भी 3 ऑपरेटिंग सिस्टम 5 हो 6 हो, एक ही मशीन पर 6 ऑपरेटिंग सिस्टम बेच कर आ सकते हैं। ग्रब क्या आ गया। A short for Grand Unified Bootloader is a bootloader, a software program that load and manages the boot process for operating system। ठीक है, manages the boot process कि भैया तुम्हारे को विंडो चलानी है, लिनक्स चलानी है, या रेडिट चलानी है, क्या चलानी है। ये ग्रब बूट लोडर होता है। जब भी तुम लिनक्स डालोगे ना, ऐसे दिखाएगा ubuntu ऑन करना है, क्या क्या ऑन करना है। विंडोज होगी तो विंडोज दिखा देगा इधर ऐसे, देख रहे हो, काली चलती है। तो इन दोनों भिड़ने से कौन चीज बचा रही है, वो ग्रब बूट लोडर होता है। तो वरना
भाई रेडिट बोलेगा, रेडिट पे करना बोलेगा, भाई मैं चलूंगा। राजू का बोलेगा मैं चलूंगा। ऐसे तो चला ही नहीं पाओगे ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इन तीनों को मैनेज करने की वो क्या, हाँ, ये इंस्ट्रक्शन देगा कि कैसे क्या चलाना है, रेडिट चलाना है, खाली चलाना है, विंडो चलाना है। तो वो तुम्हारा ग्रब बूट लोडर चलाता है। तो जीपीटी के बाद तुम्हारा ग्रब चलता है। फिर ग्रब के बाद तुम्हारा कर्नल डिसाइड होता है और फिर तुम्हारा ऑपरेटिंग सिस्टम रन कर देता है। ठीक है, तो ये ग्रब बूट लोडर का ही काम होता है बेसिकली, विंडो को मैक्सिमाइज करना, चलाना कैसे, क्या मैसेज करना, कैसे कैसे चलाना। ठीक है, 2 मिनट रुकना ही पड़ेगा। हो गया तो फिर लास्ट में 12 नहीं सुबह, अभी भी नहीं। अभी तो बैच बनेगा, कुछ दिन बाद बनेगा। क्या हो गया? फिर पूछते तू आ रहे थे, ऊपर आ गया बंदा। क्या करता है? अरे बीच किसमें है, गवर्नमेंट में है, प्राइवेट? आता है कुछ उसको? अरे यार, नाम ही बिगाड़ दिया हमने तो इसलिए। नहीं, कहाँ से सुन लेते हैं तो इससे नौकरी मिलेगी। ठीक है, समझ में आया, नीचे चल। ठीक है, ऑनलाइन समझ में आया तीनों को। हाँ यही सर। तुम्हारा लास्ट पार्ट बच रहा था थ्योरेटिकल का, तो यही होता है, हाँ, यही बच रहा था। ठीक है, अब कुछ टूल्स बता रहा हूँ, इनको इंस्टॉल करना। आज हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल हल्का सा देखेंगे कि डेटा कैसे रिकवर होता है। ठीक है, तो आज से तुम्हारा, कल से प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाएगा। आज टूल्स बता रहा हूँ, कौन कौन से टूल्स डाउनलोड करना। फर्स्ट है तुम्हारा एफ टी के इमेजर, इस पे क्लिक करना, फ्री डाउनलोड पे क्लिक करना, और इधर ये चीजें भर देना, ऐसी भर देना टेढ़ा मेढ़ा। ठीक है, और ओके करना, डाउनलोड हो जाएगा। फिर दूसरा है तुम्हारा फैक्स इमेजर, इसको डाउनलोड करना, इसको डाउनलोड करना, और यहां से डाउनलोड हो जाएगा तुम्हारा। तो तीसरा टूल है तुम्हारा ऑटोप्सी, इसको यहां से डाउनलोड कर लेना। एफटीजे इमेजर, फैक्स इमेजर, ऑटोप्सी। दूसरा तुम्हारा, अरे तो विंडो है, कहाँ से पढ़ रहे हो तुम? फिर तुम्हारा तीसरा चौथा टूल है एक्सवेज। एक्सवेज फॉरेंसिक्स में जाओगे, टायरेंट, मेरे तो लैन है, टायरेंट है ये वाला। विन हैक्स डाउनलोड कर लेना। अब विन हैक्स है ना, 29 दिन के लिए मिलता है। ठीक है, फिर है गेट इनटू पीसी पे जाओगे, मैग्नेट एग्जाम 2022, ये 4 टूल्स, 5 टूल्स इंस्टॉल करना है। ठीक है, पहला एफटीके इमेजर, ये डेटा एक्विजिशन का टूल है। एक्विजिशन मतलब डेटा निकाल के इमेज फाइल बनाएगा। फिर है फैक्ट इमेजिंग, ये भी वही काम करता है। ठीक है, इमेजिंग करने का, लेकिन हमने सब्स्टिट्यूट रखा है। ऑटोप्सी एनालाइज करने का, जो इन दोनों से इमेज फाइल बनेगी वो हम ऑटोप्सी में लोड करवा के एनालाइज करेंगे। ये एक और टूल है, ये सबसे लास्ट में बताऊंगा क्यों काम में आता है। ठीक है,
अब हम ऑटोप्सी यूज कर रहे हैं। ऑटोप्सी क्या है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये डाउनलोड करना, कुछ भरना मत, ठीक है। वरना एफटी के इमेजर का एक और टूल आता है, एफटी के टूल किट, जो कि 10 लाख का आता है। जो एफटी के टूल किट पर जाओगे, ये 10 लाख का खुद का टूल है, ठीक है। पहले प्रो के पास भी था, अब लाइसेंस नहीं है इसका, 1 लाख का रुपए इसका लाइसेंस हर साल इसका रिन्यू होता था। इसका डोंगल आता था बेसिकली। तो ये वो हो चुका है, मतलब हमारे पास तो है ही नहीं। नहीं, नया वाला करना है, ये पुराना है। नहीं, रख लो, रख लो, ये काम में आ जाता है। हटाओ मत, नया वाला कर लो, ठीक है। ऑटोप्सी कर लेना। एफटी के टूल किट तो रही है, हम ऑटोप्सी में लोड करेंगे। और मैग्नेट एग्जॉम भी डाउनलोड कर लेना, नीचे जाओगे, यहाँ से डाउनलोड कर लेना, और पासवर्ड 123 है, ठीक है। तो मैग्नेट एग्जॉम भी मल्टीपल काम में आता है, विंडो फोरेंसिक, तुम्हारा मोबाइल फोरेंसिक, तुम्हारा डेटा एक्विजिशन, सब कुछ ये इसी में हो जाता है, ठीक है। लेकिन हम इसको एनालिसिस के लिए यूज करेंगे। समझ में आया? सारे लिंक इस पे शेयर कर रहा हूँ। ऑटो स्पाई, ऑटोप्सी, ऑटो स्पाई। कोई नहीं, घर पे कर लेना, मैं तो बस बता रहा हूँ, इसको उस पर लिख लो ना, नोट पैड में साथ के साथ। नहीं, सही चल रहा है, इनको आ रहा है, मेरे को तो आ रहा है। देख लो, काम चोर। ठीक है। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? क्या नाम है? साक्षी, पूजा, उत्कर्ष। यस सर। ये सारे टूल्स इंस्टॉल कर लेना, Yes, sir. ठीक है। हम कल कल से इसका प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इमेज ऊपर वाला। नहीं, ये नहीं है, सिर्फ ऊपर नहीं है। यहाँ से भर के वापस कर लेना। तो क्या है? कौन सा वाला? ये ज्वाइन कर लो ना, क्योंकि मैंने पहले ही डाल दिया। हाँ, वो ज्वाइन कर लो, साथ के साथ एक बार, एक तुम में से एक बंदा ज्वाइन कर लिया करो, अब वापस से डाल देता हूँ। हो गया ज्वाइन हो जाए तो मेरे को बताना, मैं एंटर कर दूंगा। तो ये तो चैट में डाल दूंगा, मैं क्या आप पढ़ाओगे तो मैं डाल देता हूँ, ताकि लोग शेयर करते हैं, बहुत जने देखते हैं इसको, तो आपका सिक्योर नहीं है। मुझे भी सारा बना रहा सिक्योरिटी, लेकिन ऐसी खुद को ऐप सिक्योरिटी मैं गूगल पे ट्रस्ट कर सकता हूँ इस मामले में, क्लास प्लस पे नहीं। इंग्लिश में तो देखना भरोगे ना उसको, तो रिफ्रेश करो पेज को, भरो। ये क्या बोल दिया? देसी का होगा तो फ्री डाउनलोड करो। नहीं नहीं, ये क्या है? नहीं नहीं, बैक करो ना, ये तो एफटी की टूल किट आ गया, एफटी की टूल किट पे थोड़ी ना ये है। हो गए? एंटर कर रहा हूँ, आगे सारे लिंक कॉपी कर लो, अपने नोट पैड में लिख लो, ठीक है। याद रखना, फिर से बता रहा हूँ,
इस तरह से मार्किंग करना कि कौन सा टूल किस काम में आ रहा है। एफटीके इमेजर एक्विजिशन के लिए, फैक्स मेमोरी इमेजर एक्विजिशन यानी डेटा रिकवरी के लिए इमेज फाइल बनाएगा। ये दोनों, ये और ये दोनों तुम्हारे एनालिसिस के टूल है। बचा ये टूल, ये सबसे लास्ट में बताऊंगा क्यों हम ये यूज किया। ठीक है, सर ऑटोप्सी इधर जाएगा ना 4.2.10 2 पॉइंट 4.2.10 लेटेस्ट 2.1 चल रहा है। लेटेस्ट कर लो ना, कंट्रोल पैनल से हटा लो पुराना वाला। एक बार लास्ट वाला लिंक डाल सकते हैं बैठने वाला। अब एक हल्का सा प्रैक्टिकल देखते हैं आज। आज सिर्फ ये देखेंगे डेटा रिकवरी हो कैसे रही है। एक पेन ड्राइव ले लेता हूँ मैं, रुको। सही कॉपी क्या चीज? कॉपी हो जाता है भाई, खोल लो ना मोबाइल में ही। मेरे हिसाब से तो कंप्यूटर में खोल के नोटपैड में सेव करते जाओ। ठीक है जी, ये तो ही सर एक बार दोबारा कॉपी करके डाल देना सर, एक बार चेक में। अरे वैसे खोल लो ना लिंक, मैं बता रहा हूँ फैक्स मेमोरी इमेजर। इतना वो मत हो, लिंक लिंक कॉपी जो बोल रहा हूँ उसको ब्राउजर में खोलते जाओ। ऑटोप्सी, फैक्स मेमोरी इमेजर, लिखते लिखते जाओगे ना, फट फट खोलते जाओगे। पहला खोल दो ऑटोप्सी, उसका लिंक निकालो, सेव कर लो नोटपैड में, एनालिसिस का टूल है। फिर है फैक्स मेमोरी इमेजर, फैक्स मेमोरी इमेजर की साइट पे गए, खोला, डाउनलोड पे गए, वहां का लिंक कॉपी किया, आपने पेस्ट कर दिया, बस सर खत्म। ये है ना। हाँ खत्म। फिर गेट इनटू पीसी लिखोगे, स्पेस देके उसके आगे लिख दो मैग्नेट एग्जाम। 2022 वाला करना है, 2024 और 2022 आएगा। मैग्नेट एग्जाम, गेट इनटू पीसी डाल के मैग्नेट एग्जाम। ठीक है, हेलो आवाज आ रही है मेरी ऑनलाइन? Yes. अब मेरे इसमें कुछ डेटा पड़ा हुआ है, मैं इसमें और डेटा डाल देता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ डेटा डाल दिया है। एक बार रुकना होगा। ठीक है, अब यहाँ ध्यान से देखना, बस आज हल्का हल्का देख लो, आज कुछ एक्सप्लेन नहीं करूंगा, आज बस समझना कि हम कर क्या रहे हैं। तो ये हमारी नॉर्मल पेन ड्राइव है 8 GB की। ठीक है, फिजिकली इसके अंदर मैंने डेटा डाल दिया है। अब मैं इसको अगर डिलीट करता हूँ तो ये रिसाइकल बिन में जाएगा, तो हम इसको रिसाइकल बिन में नहीं डालेंगे। एक बार इसको इजेक्ट कर रहा हूँ,
और वापस से कनेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं इसको डिलीट नहीं करूंगा, कंट्रोल ए करके शिफ्ट प्लस डिलीट करूंगा। आर यू श्योर यू वांट टू परमानेंटली, यानी ये रिसेटल बिल में भी नहीं आएगा। कंट्रोल वे करके तो शिफ्ट प्लस डिलीट, ठीक है, परमानेंटली डिलीट कर देंगे, ठीक है। ठीक है, अब हम करेंगे क्या, इसकी इमेजिंग करेंगे। तो FTK खोल लेंगे, क्रिएट डिस्क इमेज, फिजिकल ड्राइव है हमारी, बाहर से जो कनेक्ट करी फिजिकल में आती है, आगे कल एक्सप्लेन करूंगा ये पूरा। नेक्स्ट, यहां से आपको चुननी है, तो ये मेरी दोनों SSDs लग रही है कंप्यूटर में, ठीक है, और ये मेरी पेन ड्राइव है 7 GB की। इसको क्लिक करा, फिनिश करते हैं, टिक मार्क करना है, ये कल बताऊंगा क्यों टिक मार्क करने होते हैं। ऐड, ये फाइल फॉर्मेट्स बताऊंगा, ये अलग अलग फॉर्मेट्स होते हैं तुम्हारे, ड्रॉ, स्मार्ट, E01, ये सब। अभी हम E01 ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं कल बताऊंगा अच्छे से। नेक्स्ट, केस नंबर, टेस्ट केस 1, एविडेंस नंबर 1, यूनिट डिस्क्रिप्शन ब्लैक, सिल्वर बॉडी विथ 8 GB USB ड्राइव, ठीक है। ये मैंने इसका डिस्क्रिप्शन दे दिया। एग्जामिनर, अगर डिस्क्रिप्शन में ऊपर सीरियल नंबर तो सीरियल नंबर भी दे सकते हो। एग्जामिनर क्रॉ, नोट क्या है, डेटा रिकवरी। नेक्स्ट, ये इसलिए ये इतना जरूरी नहीं होता भरना, लेकिन आदत हो जाएगी तो अच्छी सही है, रिपोर्टिंग में काम आती है। अभी पूछ रहे इमेज की डेस्टिनेशन कहाँ सेव करनी है, भाई वीडियो में कर दे, वीडियो में कर दे इसको नाम टेस्ट केस 1222, ओके। केस 1, ये कल बताऊंगा फ्रैगमेंट साइज क्या होता है, कंप्रेशन साइज क्या होता है, और इंक्रिप्शन क्यों यूज होता है। अब ये इमेजिंग चल रही है आपकी। अब पेनड्राइव को बाहर नहीं निकालनी जब तक ये कंप्लीट नहीं हो जाती है। सर वो जो बैंक का तो यहाँ पर तुम्हारा हम्म? बाहर से चले जाते ना, बैक करके मैग्नेटिक एग्जाम लिख दो, गेट इनटू पीसी के आगे मैग्नेटिक एग्जाम। तुम्हारे को लिंक पढ़ा तो है तुम्हारे को? हाँ तो खोल के उसी को देख लो, शेयर कर देता ना, व्हाट्सएप खोल लो इसको, व्हाट्सएप इसके बोल रहा था कि यहाँ पर से भेजना व्हाट्सएप ऐप खोल लो इसमें, और वहीं से इसको भी भेज दो। सारे वो भी नहीं हो रहा है, दिक्कत नहीं हो रहा है ना उससे मोबाइल ईमेल की दिखाओ, दिखाओ। आईडी वो है आगे ज्वाइन है ना, यही है ना। चैट है वो। हाँ, तो इसलिए। हाँ, 2024 नहीं, 2022 वाला कर दो।
क्या पासवर्ड है? 456 क्या आ गया सारे व्हाट्सएप पे भेज दो। व्हाट्सएप पे भेज दो। सचिन क्लाउड सर्विस कभी होता है डेटा रिकवरी करते हैं, स्नैपशॉट्स बनाते हैं, नहीं तो हम डेटा उसमें ड्राइव डाल के डेटा निकलवाते हैं। वो तो भाई सही है, ठीक है कर लो, डाउनलोड कर लो। 123 पासवर्ड होगा इसका। लेटेस्ट लेटेस्ट सब कुछ लेटेस्ट कंट्रोल पैनल से जाके हमें डिलीट हटा दो। डायरेक्ट डाउनलोड हो बने आते हैं सचिन डाउनलोड हाँ हाँ कर लो। एक चीज याद रखना, ये जो आपका इमेजिंग का जो टाइमिंग है नीचे जो ये एस्टिमेट टाइम है, ये दो चीजों पे डिपेंड करता है, तीन चीजों पे। एक तो कंप्यूटर का सीपीयू और रैम, ठीक है। दूसरा कंप्यूटर का पोर्ट, कि वो 3.0 है या 1.0 है या 2.0 है। और एक आपकी यूएसबी, हो सकता है कंप्यूटर फास्ट हो, कंप्यूटर का पोर्ट फास्ट हो, आपकी पेन ड्राइव 2.0, जैसे मेरी 2.0 है, तो इसलिए इसको 10-15 मिनट लग गए। अगर यही 3.0 होती तो मुश्किल से मुश्किल 5 मिनट में जल्दी से इमेजिंग हो जाती। पेन ड्राइव तो पता चल जाती है, कॉमन सेंस आपको, आप मॉडल नंबर डाल दो कंप्यूटर का, उसमें पता चल जाता है कि आपको 3.0 दिया है ये कौन है, ठीक है। अब इसने मेरे को हैश वैल्यू भी दे दिया है कि बेसिकली इमेजिंग के अंदर कुछ भी अगर कुछ भी चेंज होता है तो मैं इमेज से वेरीफाई कर सकता हूँ MD5 और ये कल समझाऊंगा पूरा, ठीक है। इमेज को कैसे वेरीफाई करते हैं वो भी, ठीक है। हमारी इमेजिंग हो चुकी है, ये हमारी इमेज फाइल इधर ये आ गई है, ठीक है। उसके साथ एक हमारे को एक्सेल फाइल भी देता है ये, वो बताऊंगा कैसे एक्सेल फाइल आती है। उसमें पता चल जाता है कितना फाइल हमारा, कितना डेटा डिलीट है और रिकवर हुआ है। तो इसमें साइज आ जाता है, क्रिएट टाइम, मॉडिफाइड टाइम, एक्सेस टाइम और डिलीटेड। तो जहां यस 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 लिखा आ जाए इसका मतलब ये सारा कुछ रिट्रीव हो चुका है, ठीक है। ये सारा डेटा रिट्रीव हो चुका है, ये देख रहे हो। हाँ, नो तो वो है कि जो नहीं है रिट्रीव, ये फाइल सिस्टम का है, जहाँ डॉलर का साइन आता है ये फाइल सिस्टम का डेटा है, ठीक है। नो नो का मतलब से नहीं है, मतलब ये है कि क्या क्या रिकवर हुआ है हमारा, मेनली यस यस जहाँ लिखा है ये रिकवर हो चुका है, ठीक है। अब इस फाइल को लोड करवाना है, ये टेक्स्ट फाइल और देता है ये,
इसको खोलोगे ना तो यहाँ पूरी एक टेक्स्ट फाइल है, आपका कब स्टार्ट किया था एक्विजिशन, कब खत्म हुआ है, उसको बाद वेरीफाई हुआ है, उसकी हैश वैल्यू। अगर तुम्हारे को डिवाइस का सीरियल नंबर नहीं पता तो ये सीरियल नंबर भी आ गया। और जो हमने नाम दिया था टेस्ट केस 1 ब्लैक एंड सिल्वर बॉडी विथ 8 GB, पूरा दे दिया। तो अब ये पूरा का पूरा कॉपी करके अपनी वर्ड फाइल में डाल सकते हो एज ए रिपोर्ट देने के लिए। दूसरी चीज, लेटेस्ट वर्जन का ये होना चाहिए, ठीक है। अब इस फाइल को लोड कराते हैं E01 को, तो इसके लिए हम ऑटोप्सी यूज करेंगे। आज सिर्फ ऊपर ऊपर से समझो, बस इतना देखो कि डिलीटेड डेटा रिकवर कैसे हुआ। न्यू केस, अब एक चीज याद रखना, ऑटोप्सी अपना खुद का नया डेटाबेस बनाता है। तो पहले ब्राउज करके इसको डाल देते हैं कि भैया मेरे को एक्स्ट्रा स्पेस नहीं चाहिए, वीडियोस में ही जाएंगे, जो हमने ये बनाया था फोल्डर, इसी के अंदर एक न्यू फोल्डर बना देंगे, ऑटोप्सी टेस्ट डेटा बेस, ठीक है, डी के नाम से दे देंगे। यहाँ भी तुम इंफॉर्मेशन भर सकते हो, कौन सा नंबर है, क्रॉ 100, ईमेल आईडी, सब कुछ। फिनिश करेंगे, आगे चलेंगे। देख लो, क्रिएटिंग अ केस डेटाबेस। सर ये नेक्स्ट कर रहा था ना। हाँ, वे नेक्स्ट कर, ये 29 दिन के लिए होता है, 14 दिन के लिए होता है, कोई टाइम पीरियड होता है। उसके बाद वापस इसको कंट्रोल पैनल से हटाओगे, वापस इंस्टॉल करो, फिर 29 दिन मिल जाएगा। अगर मतलब ये अपडेट होता रहता है। ये सारे पेड टूल है, 5-6 लाख के टूल है ये, जब तक आप पैसा नहीं दोगे तब तक आओगे। वे नेक्स्ट भी पेड है, लेकिन इन्हें फ्री छोड़ा हुआ। जनरेट न्यू केस, हमारी डिस्क इमेज है। एक चीज और, बैक आओगे, आप वर्चुअल मशीन की फाइल भी डाल सकते हो, वीएम फाइल, नेक्स्ट करोगे। अब ये पूछ रहा है आपका असली फाइल का सोर्स किधर पड़ा हुआ है, वो तो वो हमारा पड़ा हुआ है डेस्कटॉप में, जाएंगे वीडियोस में जाएंगे, टेस्ट केस, और यहाँ देख रहे हो E01, यही सबसे मेन फाइल होती है। अगर आप ऑल फाइल करते हो सारी आ जाएगी। दूसरी चीज, कौन कौन सी फाइल ले सकता है, .img, .dd, .01, ये कल बताऊंगा। .raw किस काम में आती है, अभी हमने E01 कर लिया, साथ में ये वर्चुअल मशीन की फाइल्स भी उठा लेता है। तो अभी हम ऑल फाइल्स करके E01 को लोड करवाएंगे। ऑर्फन फाइल्स कल बताऊंगा, ऑर्फन फाइल्स कौन सी फाइल होती है, अनाथ फाइल, ठीक है, फाइल सिस्टम, ये सारा कुछ। नेक्स्ट, प्लगइन्स भी कल बताऊंगा। नेक्स्ट, अब यहाँ देख रहे हो डिलीट फाइल के अंदर सारी फाइल्स हमारी रिट्रीव हो गई है। ठीक है, जो जो हमने पढ़ा था, डॉक्स फाइल्स आ गई है, फोटोग्राफ आ गई है सारी, ठीक है। तो इस तरह से तुम्हारा सारी फाइलें रिट्रीव कर सकते हो इससे। समझ में आया, क्लियर हुआ गाइस सबको? Yes, sir. तो बेसिकली कर क्या रहा है ये, है तो ये बना तुम्हारा किसमें, सी में ही बना है टूल, ठीक है। अब वो इमेजिंग किस प्रोस्पेक्टिव में कर रहा है, बेसिकली वो फाइल सिस्टम में एक होता है एमएफटी, ठीक है। अब एमएफटी क्या होता है बताता हूं मैं। हाँ, मैनेज नहीं, कुछ और होता है इसका, मैनेज फाइल ट्रांसफर भी कह सकते हो, और इसका है ना, मास्टर फाइल टेबल। मैं वही सोच रहा था, मैनेज फाइल सिस्टम क्या होता है, मास्टर फाइल टेबल। और ये मास्टर फाइल टेबल क्या काम करती है, तुम्हारे फाइल सिस्टम में एक फाइल पड़ी होती है, ठीक है। ये काम क्या करती है, हम सबको बंद कर देते हैं, समझ गए कैसे डेटा रिकवर हुआ है। तो कल हम इसको पूरा अच्छे से समझेंगे, और एक एक स्पेशलाइज फोटो को डिलीट करेंगे, और फिर देखेंगे रिट्रीव कैसे हो रहा है। अब एमएफटी करता क्या है, इसको ध्यान से समझना। ये तुम्हारी डिस्क है, इसमें फाइल सिस्टम चढ़ा होता है,
उसमें एमएफटी का पहला रोल होता है बेसिकली कौन सा डेटा किधर रखा हुआ है, उसका क्रिएटेड टाइम, मॉडिफाइड टाइम और उसका एक्सेस टाइम। ये 3 टाइम होते हैं जब भी हम कोई फाइल को देखते हैं, प्रॉपर्टी करते हैं, क्रिएटेड टाइम, मॉडिफाइड टाइम, एक्सेस टाइम। ठीक है, और उसका मेटा डेटा, फाइल कहां से स्टार्ट हुई है, कहां एंड हो रही है, कहां फाइल पड़ी है, ये सारा डेटा यही रखता है। इसको एक इस तरह से समझो, मान लो ये एक होटल है, बड़ा गंदा सा बन गया। ठीक है, और ये होटल का रिसेप्शन है और ये होटल के रूम है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। अब होटल में कोई भी बंदा आता है तो उसका सारी डिटेल लेता है, साइज ले लेता है, मान लो कितना बैगेज है, क्या है, ठीक है, कितने बंदे हैं, कितनी फाइल समझ के चलो तो। सबसे मेन चीज अराइवल और डिपार्चर, इनकमिंग और चेकआउट। चेकआउट। ठीक है, अराइव कितने बजे कर रहे हो, डिपार्चर कितने बजे कर रहे हो, ये मान लो होटल में आग लग गई, ठीक है, अब मान लो ये सारे बंदे भग गए, हफ्ते भर बाद आते हैं, होटल के पास आते हैं कि भैया हमारा सामान रह गया था। अब होटल वाले को कैसे डेटा दे देंगे, तो होटल के अंदर दो चीजें होती है, या तो रजिस्टर के अंदर सारा कुछ मेंटेन होगा या ऑनलाइन। अब ऑनलाइन को गोली मारते हैं, रजिस्टर को ले चलते हैं। जो रजिस्टर होती है वो उसमें होता है लेजर, मतलब बैंक में जाते हो, बैंक में लेजर मेंटेन होता है कि आपने कब किसको क्या पैसे दिए, आई कब है, क्रेडिट और डेबिट। तो लेजर सिस्टम क्या बताता है कि अराइवल कब हुआ है, डिपार्चर कब हुआ है, कौन सा बंदा क्या आईडी थी, क्या नाम था, कौन सा रूम नंबर अलॉट था उसको, यानी कौन सा क्लस्टर साइज अलॉट था। तो इसको इस तरह से लेके चलो कि कौन सा क्लस्टर साइज उसको अलॉट था, कब किस तारीख को वो क्लस्टर मिला था, कब वो डेटा चढ़ा था, ये सारा कुछ एमएफटी को पता है। और एमएफटी क्या है, तुम्हारा लेजर सिस्टम है, तो एमएफटी को ही पता होता है। तो ये टूल क्या करता है, तुम्हारे फाइल सिस्टम में एमएफटी के पास जाता है और एमएफटी को देखता है, एमएफटी में पता चलता है अच्छा 5 डेटा डिलीटेड है, तो इन्हीं को रिट्रीव करना है, तो वो एमएफटी से वहां जाता है और फिर उसके डेटा ब्लॉक को देख लेता है कि वो कहाँ सेव है, कौन से क्लस्टर में सेव है। ये हट तो गया लेकिन डेटा वही है, तो उस क्लस्टर को उठाता है और तुम्हारे सामने रिट्रीव करके दे देता है। तो यही तुम्हारा एमएफटी काम करके देता है। ठीक है, यही सबसे ज्यादा मेन, इसको कह के चलो सबसे ज्यादा ही क्रूशियल यही पार्ट तुम्हारा रोल करता है, एमएफटी रोल। ठीक है, समझ में आया, सबको क्लियर हुआ? हेलो, Yes, sir. तो एक बार एमएफटी पढ़ के आना, ठीक है, एमएफटी अच्छे से पढ़ना, और हो सके तो एमएफटी को एनालाइज कैसे करना है कल की क्लास में मुझे बताना एक बार। ठीक है, समझ में आया, क्लियर हुआ सबको? Yes, sir. 2 मिनट रुकना है और गाइस। बढ़िया, कैसी चल रही है नौकरी? संगीत का संगीत तो लगने वाला है मेरे, हाँ तो वही बता रहा पता नहीं नीचे होगा तो चार के ऊपर बताओ नहीं आएगा। इसको समझाओ यहाँ क्यों लग रहा है। भाई हमने तो कुछ नहीं है, उनका मन ही बोल रहा है। मैं तो बोला था कि तुम्हारी कंपनी में देख लेंगे, देख मैं खुद स्विच कर रहा हूँ कहाँ स्विच करते हैं, या तो हम सी या तो सी ठीक है। अच्छा सी ऐसे जो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट उठाते हैं अपने सारे डिफेंस को HFSC, एफसी का अच्छा, से पूरा सिस्टम तो वहाँ वीकेटिंग प्रोजेक्ट करो, चलो गुड है, देखो मैं कैसे काम हो रहा हूँ। हो जाएगा। बाकी संदीप को भी देखो यार, हाँ मैं संदीप का तभी मुझसे और देखना उस रूम में, देखना पूछ रहा हूँ विशाल बैठा हुआ है उसके अंदर। मैं इसी बता रहा हूँ प्रिपेयर की अंदर रूम में और फिर हाँ बढ़िया, वो कहा है हमको पर उसी को पेपर चल रहा है, तो सुना कि नहीं वो उसी का पेपर चल रहा है ना, ठीक है तो करूँगा।
आपका क्या सही है? मेरा तो सही है बस। कहीं और देखूंगा अभी, कोई टाइम नहीं देखूंगा। ठीक है, समझ में आया गाइस? Yes, sir. क्लियर हुआ? तो ये तुम्हारा लेजर सिस्टम होता है। तो कल कल हम प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे। कल तो एनालाइज बताऊंगा ही सारा कुछ। पर एक चीज पढ़ के आना एमएफटी के बारे में, एमएफटी को एनालाइज कैसे करेंगे और एमएफटी को निकालेंगे कैसे, एक्सट्रैक्ट कैसे करेंगे। ठीक है, बस इतना पढ़ के आना, बाकी सब मैं करवा ही दूंगा। तो यही एक ऐसी फाइल होती है जिसको हम स्कैन करके हमारे को पूरा डेटाबेस, अगर हमने देखो एफटी चलाया फिर ऑटोप्सी चलाया, अगर सिर्फ हम एमएफटी निकाल लें तो हम इतना काम कर सकते हैं कि बस देख के बता सकते हैं कि हाँ भाई ये इतना डेटा इसमें डिलीटेड है, ये रिट्रीव करता है। समझ गए? तो ये एमएफटी के पास सारा डेटाबेस सारा कुछ पड़ा रहता है कि आपने यूजर ने कब कौन सी फाइल किस तारीख को कब कैसे डिलीट करी थी। ये जो अभी आपकी एक्सेल फाइल बाहर आई थी ना, ये भी एमएफटी से ही स्कैन होके आई है। ये एमएफटी का ही सारा डिटेल था कि कौन सी फाइल डिलीट यस हो गई है, कौन सी फाइल नहीं हो गई, ये सारा क्लियर हुआ सबको? सर आपकी वॉइस ब्रेक हो गई थी क्या? जो आपका ये एमएफटी है ना, जो अभी आपकी एक्सेल फाइल निकल के आई थी, ये वाली फाइल, तो ये एमएफटी के थ्रू ही आती है। यहाँ भी तुम्हारे को ये देखो एमएफटी बना होगा, तो ये एमएफटी से रीड होके ही सारा डेटा आता है कि बेसिकली आपका कौन सा डेटा आया है कौन सा डेटा नहीं आया है, ये सारा डेटा ये एमएफटी बना के रखता है। ठीक है, $एमएफटी, ये तुम बहुत जगह सुनोगे इसको, जब भी डिस्क एक्विजिशन या डेटा रिकवरी का सुनोगे, मतलब इनिशियली नॉर्मल उसमें तो कभी नहीं सुनोगे, लेकिन जो थोड़ा प्रोफेशनल होते हैं वही सुनोगे एमएफटी। तो एमएफटी से कैसे हम डेटा निकाल सकते हैं, समझ सकते हैं कि डेटा कौन कौन सा डिलीट हुआ था विदाउट उसको ऑटोप्सी में एनालाइज करे बिना या एफटी के से इमेज बन करे बिना। तो हम इतना बता सकते हैं कि कैसे डेटा डिलीट है और रिकवरेबल हो सकता है। ठीक है, क्लियर हुआ सबको? Yes, sir. देख रहे हो, ये इट्स हिडन फ्रॉम द नॉर्मल यूजर, यानी कि जब हम पेन ड्राइव खोल के देखते हैं, पेन ड्राइव में हमारे को कभी भी एमएफटी दिखेगा नहीं, हिडन होता है। क्यों हिडन होता है? क्योंकि इसने यहाँ मेंशन किया हुआ है इट्स हिडन फ्रॉम नॉर्मल यूजर एंड लोकेटेड एज अ रूट ऑफ द वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम का भी एक रूट फाइल होते हैं। एक चीज और पढ़ के आना, पेंट का है पेंट, 3 चीजें पढ़ के आना। पहला एमएफटी कैसे एनालाइज करेंगे, ये तो बता ही दिया मैंने, लेजर सिस्टम बनाता है। एनालाइज कैसे कैसे करेंगे इसको और निकालेंगे कैसे, $एमएफटी। दूसरा कॉन्सेप्ट आता है एचपीओ, एचपीए और डीसीओ। इसको इन इन टर्म्स ऑफ पेन ड्राइव, ठीक है, एचपीए और डीसीओ, होस्ट प्रोटेक्टेड एरिया और डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन ओवरले। ठीक है, ये 3 चीजें पढ़ के आना। तो ये आपका समझाऊंगा कि डिस्क डेटा कैसे क्या रिकवर होता है, कैसे क्या सारा कुछ मैनेज होता है आपका, फिर इसको समझेंगे। ठीक है, आज के लिए अपन इतना ही करते हैं। सारे टूल्स इंस्टॉल कर लेना, कहीं दिक्कत आए तो क्लास प्लस पे मैसेज छोड़ देना, बता दूंगा। बाकी तो मैंने सारे डाल ही दिए टूल, ठीक है ना, ऐसा कोई टूल नहीं है कि जो मैंने ऐसे सारी टूल्स ही इंस्टॉल कर लेना। ठीक है, अच्छा एक चीज और, ये जो मैग्नेटिक जॉम है ना, ये वाला जो मैग्नेटिक जॉम, इसको ना इंस्टॉल मत करना, इसको जैसे डाउनलोड किया ना, एक्सट्रैक्ट करके 1 2 3 करके एक्सट्रैक्ट करके रख लेना। ये मैं इंस्टॉलेशन कल बताऊंगा, ये तुम्हारे को समझ नहीं आएगा, उसकी डीएलएस आगे पीछे करनी पड़ेगी। ठीक है, सेम उत्कर्ष तुम्हारे को जो वो दिया ना मैंने, ये कौन सा टूल था ये, एम्पेड 5, एम्पेड 5 के अंदर भी डीएलएस आगे पीछे करनी होती है, क्योंकि उसकी लाइफ ये क्रैक टूल्स होते हैं बेसिकली, तो इसके डीएलएस को आगे पीछे करना होता है, बिन फाइल्स को इधर उधर। तो मैं वो कल बताऊंगा। सिर्फ 3 टूल्स इंस्टॉल कर लेना, एफटीके, फैक्स इमेजर और ऑटोप्सी, और चौथा कौन सा, विनएक्स। ये 4 टूल डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना, बाकी और ये मैग्नेटिक एग्जाम रहने देना, ये बस डाउनलोड करके, बड़ी फाइल है, डाउनलोड करके रख लेना, ये कल मैं बताऊंगा इंस्टॉल। विनय सर ये विदाउट होगा इससे। हाँ, ये डाउनलोड
ठीक है, चलो गाइस, आज के लिए यही एंड अप करते हैं। सर लिंक जो एक्चुअली वीनेट तो ये फाइलें ओपन हो गई है हाँ, यही नीचे डिनाइट होगा, देखो ये ऐसी रन हजार नीचे तक करोगे खुल जाता है। हेलो, अजमाश, अनुराग है कोई? जगदीश, जय सिंह, नारायण सैन नहीं है, प्रियांशु नहीं है, राजकुमार नहीं है, तो हमारे राज विश्वकर्मा ऐसे नहीं आएगा, क्लिक करके इसमें नहीं है। इसका स्टार्ट तो करो, स्टार्ट ही नहीं है, दिख से कैसे करूं? रवि, वैसा सत्यम, साक्षी, शिवम, श्रीकर नहीं है, सुजल है, उत्कर्ष है, वरुण नहीं है, आप विवेक भी नहीं है। 6 बच्चे हैं ना? 3 3, ठीक है, ठीक है, सारे इंस्टॉल कर लेना कल। और अच्छा, 8 GB की पेन ड्राइव ले आना पक्का से, ठीक है, 16 तक चल जाएगी। क्यों कह रहा हूँ, ज्यादा मत लेके आना, 32 या फिर 64, क्लास के वक्त प्रैक्टिकल करोगे, मेरे साथ साथ चलोगे तो 32 GB और 64 GB करने में टाइम लगेगा। वो कब फाइल का इमेजिंग होगी, कब तुम डॉक्सी में लोड करोगे, टाइम वो होगा। 8 GB की पेन ड्राइव जल्दी से होगी, साथ के साथ करते रहेंगे। कहीं भी दिक्कत आएगी तो मैं तुम स्क्रीन शेयर करके मेरे से पूछ सकते हो। समझ में आया? क्लियर हुआ गाइस? सर एक एफटी के इमेज नहीं बता Yes, रहे sir. ओपन करते नहीं हुए ठीक है, एक एफटीएक्स इमेज है फैक्ट इमेज हाँ ये तो है एक एफटी के इमेज रहता है वो नहीं है फर्स्ट वाला जो था, तो वो सारे लिंक वो भी होते हैं ये एडएक्स इमेज है बनने वाला है हाँ, चलो गाइस, आज के लिए एंड अप करते हैं, कल स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस। बाय, टेक केयर। सबके बाद